हेलो दोस्तों, पीडब्ल्यू ओनली आईएएस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। जैसा कि एनसीईआरटी की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम जो क्लास 12th के इंपॉर्टेंट चैप्टर को देखने जा रहे हैं उसका नाम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी और उसका जो यूज है, उसका जो एप्लीकेशन है, उसे आज हम लोग यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले ये मेरे टेलीग्राम चैनल का क्यूआर कोड है, जिसको आप स्कैन करके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके डिस्कशन ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। और अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को, और उसका नाम है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। तो पिछले जो टर्न पर आप लोगों ने जैव प्रौद्योगिकी के बारे में, यानी बायोटेक्नोलॉजी क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में हम लोगों ने पिछले चैप्टर में बहुत डिटेल में देखा है ना। अब उसी चैप्टर यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करती है उसको तो हमने देख लिया, लेकिन अब ये बायोटेक्नोलॉजी कहां पर अप्लाई की जा रही है, कहां पर इसका उपयोग हो रहा है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में, हमारे कृषि क्षेत्र में, हमारे चिकित्सा क्षेत्र में कहां पर इसका उपयोग हो रहा है, तो उसको इस चैप्टर के अंदर समझाया गया है, जिसको बहुत ही आराम से, बहुत ही सामान्य भाषा में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो हम लोग अगर इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्होंने बताया है कि इस मतलब एनसीईआरटी ने बताया है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग चिकित्सा शास्त्र, निदान सूचक यानी कि बीमारियों का पता लगाने में, कृषि में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें, यानी कि जो आप लोगों ने सुना होगा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं, तो उनकी प्रिपरेशन में, ठीक है, और साथ ही साथ संशोधित खाद्य पदार्थ, यानी ऐसे खाद्य पदार्थ जिनको बायोटेक्नोलॉजी की मदद से तैयार किया गया है, जिसमें पोषण क्षमता ज्यादा होती है, उसको तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा जैव सुधार में इसका किया जा रहा है, ठीक है, जैविक सुधार में इसका उपयोग किया जा रहा है। अपशिष्ट प्रतिपादन, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है उनको सही से मैनेज करने में भी इनका उपयोग किया जा रहा है। और साथ ही साथ लास्ट में इन्होंने मेंशन किया है ऊर्जा उत्पादन, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस करने में, ऊर्जा को उत्पादित करने में भी इसका उपयोग किया जा रहा है। तो मतलब यह है कि जो आपका बायोटेक्नोलॉजी है उसका उपयोग इन सब जगहों पर किया जा सकता है। तो इसे आप जरूर जो है वो मतलब एक तरीके से देख लें कि इन्हीं क्षेत्रों में इनका उपयोग किया जा रहा है। अब इसमें इन्होंने बताया है कि तीन विवेचना, यानी कि जो जैव प्रौद्योगिकी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसका तीन विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र है, यानी तीन जगहों पर इसका मतलब कह सकते हैं, अगर हमको इसको तीन कैटेगरी में बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन है वो तीन जगहों पे तीन कैटेगरी में किया जा सकता है। पहला क्या है, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक का निर्माण करना। मतलब जैसे हम लोगों ने लास्ट टर्न पे जब क्लास करी थी तो हमने देखा था कि हम बहुत सारे केमिकल्स को प्रोड्यूस कर रहे थे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से, तो उस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, यानी कि जब कोई उत्प्रेरक हम बनाते हैं, कोई कैटलिस्ट बनाते हैं, कोई एंजाइम बनाते हैं, तो उसके बनाने के लिए एक बायोटेक्नोलॉजी की मदद से एक माहौल तैयार करना, यानी कि उसके लिए एक मीडियम तैयार करना, यह हो जाता है। ठीक है, सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना। अनुप्रवाह प्रक्रमण तकनीक का प्रोटीन कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना, यानी अगर कोई प्रोटीन या कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट, कार्बनिक पदार्थ अगर आप बना रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, तो आप क्या करते हैं कि उसके शुद्धिकरण यानी कि उसके प्यूरिफिकेशन में इसका यूज किया जाता है। तो पहले प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट के लिए जो है कंडीशंस क्रिएट करना, और साथ ही साथ उस प्रोडक्ट के कंडीशन के साथ साथ उसको फिल्टर करना, यानी कि उसको कह सकते हैं उसकी शुद्धिकरण करना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट है उसको अगर हम बना रहे हैं तो उसको बनाने के लिए क्या होता है कि उसको बनाने के लिए सर्वोत्तम परिस्थितियां उत्पन्न करना, और साथ ही साथ उसके शुद्धिकरण करना, ये सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब बात यहां पर आता है कि कृषि में, ठीक है, एग्रीकल्चर में कैसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है, एग्रीकल्चर में कैसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कृषि रसायन आधारित कृषि, ठीक है, दूसरा कार्बनिक कृषि, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसे बोलते हैं, और इसके अलावा इसका उपयोग आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि के रूप में करते हैं। ठीक है, मतलब इन सब तरीकों से किया जा सकता है। अब बात यहां पर आई कि जब भारत में
बहुत अच्छा प्रोडक्शन भारत के खेतों में एक जमाने में जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो भारत में गेहूं का या जो अनाज है उनका जो उत्पादन हो रहा था वो बहुत धीमी, जिस तरह से आबादी बढ़ रही थी उसके कंपैरेटिवली यहाँ की जमीन में उतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था कि भारत के लोगों का पेट भर सके। ठीक है, इतना उत्पादन भारत में नहीं हो पा रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज किए, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया। और जब रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया तो उसकी वजह से खेतों में उत्पादन बढ़ गया और इसे ही क्या नाम दिया गया, हरित क्रांति के नाम से जाना गया। तो हरित क्रांति में हमने पेस्टिसाइड्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज किया, यानी जो कीड़े मकोड़े थे उनको, जो हमारे पौधों को नुकसान पहुंचा देते थे, हमारी खेती को नुकसान पहुंचा देते थे, तो उनको हमने रासायनिक जो है वो कीटनाशकों की मदद उपयोग करके उनको खत्म किया, जिससे कि हमारी फसलें खराब नहीं हुई। प्लस जो है हमने रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके हमने जो है वो अपनी खेती का उत्पादन बढ़ा दिया। इसे ही क्या बोला गया बच्चों, इसे ही बोला गया हरित क्रांति कहा गया। लेकिन हरित क्रांति करने के बावजूद भी भारत में जिस तरह से आबादी बढ़ी, भारत में जितनी डिमांड बढ़ी खाने की, उस डिमांड की सप्लाई को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो जब उस डिमांड की सप्लाई को हम पूरा नहीं कर पा रहे थे तो उसके लिए हमें कुछ ऐसी युक्तियां अपनानी थी, कुछ ऐसे तरीके अपनाने थे जिससे कि हमारे खेती का जो प्रोडक्शन है, जो हमारी खेती का उत्पादन है वो बढ़ जाए और हम अपने देश की जरूरत को, अपने देश के लोगों की जरूरत को, खाद्य जरूरत को स्पेशली पूरा किया जा सके। आई बात समझ में? तो इसके लिए अन्य प्रौद्योगिकियों का जन्म हुआ, यानी कि यह हुआ कि भैया हरित क्रांति से काम नहीं चलेगा, सिर्फ फर्टिलाइजर से काम नहीं चलेगा, सिर्फ जो है पेस्टिसाइड से काम नहीं चलेगा, अब हमें कुछ और तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो उन तरीकों में से एक तरीका का जन्म हुआ ऊतक संवर्धन का, यानी इसे इंग्लिश में टिश्यू कल्चर कहते हैं। तो ये जो टिश्यू कल्चर तरीका उत्पन्न हुआ, तो इस टिश्यू कल्चर में क्या किया जाता था कि जैसे आप इस तरीके से समझिए कि टिश्यू कल्चर में किया क्या जाता था कि आपसे समझिएगा इस बात को कि कोई पौधा है, ठीक है, कि कोई पौधा है, अब इस पौधे को अगर हमें मान लीजिए इसका बीज निकलेगा, उस बीज को हम बोएंगे और फिर वो बीज जो है वो अंकुरित होगा, फिर बड़ा होगा, फिर वो पौधों को जन्म देगा। तो मतलब काफी वक्त लग रहा था और एक साथ जो है वो, और अगर मान लीजिए कोई अच्छी प्रजाति का पौधा है तो जरूरी नहीं कि मतलब तो इसमें जो वक्त होता था वो बहुत ज्यादा लगता था। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या किया, ये बीज आधारित जो है कृषि को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, यानी बीज आधारित कृषि पर जोर न देकर हमने टिश्यू कल्चर को लिया। टिश्यू कल्चर में क्या होता था कि भाई समय कम लगे और ज्यादा से ज्यादा पौधों का उत्पादन हो सके, तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि इन पौधों की कोशिकाओं को, इन पौधों की टिश्यूज को, जिसे हम लोग ऊतक बोलते हैं, ठीक है, यानी इन पौधों के कोशिकाओं के समूह को हमने लिया और इन कोशिकाओं के समूहों को बच्चों क्या किया कि लैब के अंदर, यानी जो प्रयोगशाला है उस प्रयोगशाला के अंतर्गत, ठीक है, इन टिश्यूज को लेकर इन ऊतकों को ले लिया गया और इन ऊतकों को एक पोषक माध्यम में रखा गया। इन ऊतकों को किस में रखा गया? पोषक माध्यम में रखा गया, जिसमें बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम और ये सारी चीजें मौजूद थी, बहुत सारे हार्मोन्स मौजूद थे। तो पोषक माध्यम और जो आपके ग्रोथ यानी कि डेवलपिंग जो हमारे पौधों को डेवलप करने में मदद करते हैं, उन हार्मोन्स के साथ, ठीक है, उन हार्मोन्स के साथ जो है वो हमने इसको, इन टिश्यूज को, इन ऊतक को रख दिया, ठीक है, रख दिया। अब हुआ क्या कि ये जो टिश्यूज थे इनको जब पोषण मिला और साथ ही साथ जब इनको वृद्धि हार्मोन मिला जो कि किसी भी पौधे के विकास में सहायक होता है, तो ये जो टिश्यूज थे, ये ऊतक जो थे, कुछ दिनों के बाद इन ऊतकों में क्या हुआ बच्चों कि ये ऊतक जो है वो धीरे धीरे पौधों में बदल गए, ठीक है, पौधों में बदले जाने लगे। अब ये जो पौधे बदले जाने लगे, इन पौधों को क्या किया गया, जब ये पौधे थोड़े से बड़े हो गए तो इन पौधों को फिर जमीन में रोप दिया गया और जमीन में रोपकर बहुत जल्दी और बहुत अधिक संख्या में क्या हुआ कि हमने जो है उन पौधों का उत्पादन स्टार्ट कर दिया। तो पहले क्या था कि हम पहले बीज प्राप्त करते, फिर बीज को बोते, उसका अंकुरण होता, फिर वो पौधों में बदलता, ठीक है।
तो ये सब चीजें थी उसमें। अगर पौधों के अगर बीज सही नहीं रहे तो वो खराब हो गए, ये सब दिक्कतें थी। लेकिन जब हम लोगों ने टिश्यू कल्चर यानी ऊतक संवर्धन तकनीक का उपयोग किया तो उसमें सीधे ऊतक को लेकर कुछ दिनों के अंदर ही पोषक माध्यम देकर और विशेष प्रकार के हार्मोन को देकर, हमने जो वृद्धि हार्मोन होते हैं उनको देकर, हमने इनके अंदर प्रयोगशाला के अंदर इन ऊतकों को हमने किस में बदल दिया, पौधों में बदल दिया। और जब ये पौधे बहुत और एक साथ बहुत सारी संख्या में जब पौधे उत्पादित कर दिए तो इन पौधों को हमने जमीन में रोपकर अपना उत्पादन बढ़ा लिया। तो ये सब तरीके अपनाए गए हमारे कहां पर अपनाए गए, आपके ये हमारी एग्रीकल्चर फील्ड में किस चीज के लिए अपनाए गए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। तो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए इसे ही क्या बोला गया, टिश्यू कल्चर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो इसी की बात यहां पर की जा रही थी टिश्यू कल्चर की। तो मुझे लगता है ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है। अब ये जो टिश्यू कल्चर है तो इसको इन्होंने यहां पर बताया है सूक्ष्म प्रवर्धन। इनमें से प्रत्येक पादप आनुवांशिक रूप से मूल पादप यानी जिसका टिश्यू लिया गया था उसी की तरह से पैदा होता है और उन्हें क्या बोलते हैं, सोमा क्लोन कहलाते हैं। मतलब जो पौधे पैदा होंगे इस टिश्यू कल्चर की मदद से, जिस पौधे का ऊतक लेकर पौधों को उत्पन्न किया गया है उसी की तरह से होंगे, तो उन्हें क्या बोला गया, वो एक तरीके के क्लोन होंगे, तो उन्हें क्या कहा गया, सोमा क्लोन के नाम से जाना गया। तो वो पौधे जो कि अपने जो है वो पूर्वज पौधे से प्राप्त किए गए और वो एक ही तरीके के थे, उनका जेनेटिक लेवल एक ही तरीके का था, तो उन्हें सोमा क्लोन के नाम से जाना गया। तो इस तरीके से बहुत सारे खाद्य पादपों को यानी टिश्यू कल्चर से की मदद से डेवलप किया गया, जैसे कि टमाटर है, केला है, सेब है आदि का बड़े पैमाने पर उत्पादन इस विधि द्वारा किया गया। ठीक है, ऊतक संवर्धन के द्वारा किया गया। अब एक ऊतक संवर्धन तो यह था, लेकिन क्या हुआ कि कभी कभी क्या हो जाता था कि कुछ ऐसे पौधे थे जिनके अंदर क्या लग जाते थे, कीड़े लग जाते, कुछ विषाणु, कुछ वायरस लग जाते थे। जब वो ग्रो करते थे तो उनके अंदर कुछ वायरस लग जाते थे और उस वायरस की वजह से वो पौधे खराब हो जाने का उन पर खतरा बना रहता था। तो क्या हुआ, एक दूसरा तरीका, इसी टिश्यू कल्चर का एक दूसरा तरीका अपनाया गया कि जो पौधे उग रहे थे, ठीक है, उन पौधों में जो उनकी मतलब पौधों की जो ग्रोथ होती है तो वो एक विशेष प्रकार के ऊतक से होती है जिसे विभेज्योतक ऊतक या मेरिस्टेम के नाम से जाना जाता है, जो शीर्ष पर उगते हैं। यानी पौधों में कुछ ऐसे ऊतक होते हैं जो शीर्ष पर उगते हैं या उनके कच्चा में जहां से ब्रांच निकलती है वहां पर ये ऊतक मौजूद होते हैं। और ये जो ऊतक पाए जाते हैं जो कि हमारे प्लांट को जो है उसकी लंबाई में वृद्धि देते हैं या उसकी बहुत सारी ब्रांचेस में इसको वृद्धि देते हैं। तो ये यहां पर यानी कि इसकी टिप पर यानी किसी ब्रांच की टिप पर और इसके ऊपर वाली यहां पर टिप में एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें विभेज्योतक या मेरिस्टेम्स के नाम से जाना जाता है। तो क्या किया गया कि हम क्योंकि ये जो मेरिस्टेम्स होते थे तो इन मेरिस्टेम्स को ले लिया, यानी इन ऊतकों को ले लिया और ये ऊतक जो मेरिस्टेम वाले थे, विभेज्योतक ऊतक थे, उनको लेकर हमने इनका टिश्यू कल्चर करवाया और इन टिश्यू कल्चर से जो पौधे प्राप्त किए ये क्या होते हैं, रोग मुक्त होते हैं, यानी विषाणु मुक्त पादप तैयार किए गए। तो एक तो ये वाला हमने पहले बताया था, एक नॉर्मल क्लोनिंग की बात की थी, नॉर्मल टिश्यू कल्चर की बात की थी, तो उसमें तो कहीं से भी हमने टिश्यू उठा लिया, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर जगह जहां से हमें प्राप्त होता है, मतलब जहां से टिश्यू कल्चर हो सकता है वहां से हमने प्राप्त कर लिया। लेकिन यहां पर हम लोग किसके लिए, कि विषाणु मुक्त पादप तैयार करने के लिए हमने क्या किया कि जो एपिकल मेरिस्टेम या शीर्ष या कच्छी विभेज्योतक ऊतक थे उनको लिया और फिर उनको लेकर हमने उनका टिश्यू कल्चर कराकर और उनसे पौधे प्राप्त किए। तो इससे कैसे पादप प्राप्त हुए, इससे विषाणु मुक्त पादप तैयार हो सके। तो इसकी मदद से हमने केला है, गन्ना है, आलू है या इस तरीके से विभेज्योतक ऊतक संवर्धित विभेज्योतक तैयार करने में काफी सफलता मिली है। मतलब इसे क्या करेंगे, संवर्धित विभेज्योतक टिश्यू कल्चर इसका किया गया। इसके अलावा और भी क्या कोई टिश्यू कल्चर किया गया? हाँ सर, और भी टिश्यू कल्चर किया गया। कैसे? इसमें क्या किया गया कि जो मान लीजिए दो
दो पौधे हैं। अब मान लीजिए एक पौधा छोटा है, एक पौधा जो है वो बच्चों क्या है, बड़ा है। अब इस पौधे, इसके अंदर क्वालिटी क्या है, छोटा तो है लेकिन उत्पादन ज्यादा करता है, ये लंबा है लेकिन उत्पादन कम करता है। तो अगर लंबाई इसकी आ जाए और इसकी जो है वो इसकी उत्पादकता आ जाए, तो दोनों अगर मिक्स हो जाए तो जो पौधा इससे बनेगा वो लंबा भी होगा और उत्पादन क्षमता भी इसकी ज्यादा होगी। तो इसलिए इसके लिए क्या किया गया, इसके कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को लिया गया, इसकी कोशिका ली गई और इस कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को लिया गया, और इसकी कोशिका ली गई और इसके प्रोटोप्लाज्म को लिया गया, और दोनों के प्रोटोप्लाज्म को आपस में जोड़ दिया गया और एक ऐसा पौधा तैयार किया गया जिसके अंदर इसके भी गुण होंगे, इसके भी गुण होंगे, और इस तरीके से एक नया पौधा प्राप्त हुआ जिसकी जो लंबा भी होगा, ज्यादा उत्पादन भी करेगा। तो इस तरीके का जो हमने टिश्यू कल्चर किया, ठीक है, किया, उसे हम लोगों ने नाम दिया, उसे हम लोगों ने कहा कि संकर प्रजाति। संकर प्रजाति का मतलब कि हाइब्रिड इसे कहा, इसे कहा हाइब्रिड कहा। तो वही चीज यहां पर की गई, पादपों की दो विभिन्न किस्मों से अलग किया गया प्रोटोप्लास्ट युग्मित होकर संकर प्रोटोप्लास्ट उत्पन्न करता है जो आगे चलकर नए पादप को जन्म देता है। यह संकर कायिक संकर, जबकि यह प्रक्रम कायिक संकरण के नाम से जाना जाता है। तो यह संकर प्रजाति प्राप्त करने के लिए एक तरीके का उपयोग किया गया, संकर प्रजाति प्राप्त की गई, और फिर उसके बाद दो जो कह सकते हैं दो अलग अलग पौधों के प्रोटोप्लास्ट को जोड़कर आपस में जोड़कर संकर प्रजाति प्राप्त की गई, जिसके अंदर एक भिन्न गुणधर्म वाला, बेहतर गुणधर्म वाला पौधा जो है वो उत्पन्न किया गया। ठीक है, तो ये एक तरीका ये भी अपनाया गया। ठीक है, ये भी अपनाया गया। तो इस ऐसी स्थिति की कल्पना, तो इस कंडीशन में हमने जो ये संकर प्रजाति के पौधों को प्राप्त किया, ये संकर प्रजाति के पौधों को प्राप्त करने में एक बहुत मशहूर केस था पोमैटो का। पोमैटो में क्या था कि पोटैटो यानी कि ये आलू, और टोमेटो यानी टोमेटो मतलब टमाटर, आलू और टमाटर के प्रोटोप्लाज्म को आपस में जोड़कर एक संकर प्रजाति को उत्पन्न किया गया जिसका नाम था पोमैटो। पोमैटो का क्या था कि जमीन के अंदर आलू होती थी और ऊपर की तरफ टमाटर होता था। तो एक पोमैटो जैसी संकर प्रजाति का उत्पन्न किया गया तथा वृद्धि करने के बाद इससे नए संकर पादप का जन्म होता है। इसमें टमाटर तथा आलू के अभिलक्षण संयुक्त रूप से होते हैं। इस प्रक्रम के परिणाम स्वरूप पोमैटो का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हुई। तो मतलब यहां पर क्या हुआ कि सोमा क्लोन तैयार किए गए, यहां पर विभेद्योतक मेरिस्टेम को अलग करके इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके जो है पौधों को प्राप्त किया गया, और साथ ही साथ यहां पर कायिक संकरण किया गया, यानी कि यहां पर जो है वो हाइब्रिड प्रजातियों को उत्पन्न किया गया। तो होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि अगर नॉर्मल तरीके से काम नहीं चला, तो नॉर्मल तरीके से काम नहीं चला तो पौधों के अंदर हमने पहले खाद डाली, हमने जो है वो पेस्टिसाइड्स डाले, लेकिन उससे काम नहीं चला, हरित क्रांति से काम नहीं चला, तो हमने टिश्यू कल्चर का सहारा लिया, प्रोटोप्लास्ट जो है वो हाइब्रिड का सहारा लिया, इन सब का सहारा लिया। इन सब के सहारे से भी जब काम नहीं चला, ठीक है, इन सब के सहारे से भी काम जब नहीं चला, तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को तैयार करें, अनुवांशित रूप से रूपांतरित फसलों को हम तैयार करें। फिर उस पर हमने इस पर काम करना शुरू किया। ठीक है, अब ये जो अनुवांशिक रूप से रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स जो हमने तैयार करने शुरू किए, तो इसमें जो है इसमें जो जिस मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप हमने तैयार करनी शुरू की, इसमें विशेष प्रकार के लाभदायक गुण प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो क्रॉप्स या फसलें पैदा करें या जीव पैदा करें, तो उससे बहुत सारे हमें कह सकते हैं फायदा हो सकता है। उसको यहां पर बताया गया है कि अजैव प्रतिबलों, ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु फसलों का निर्माण। मतलब यह पता किया गया कि अगर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम डेवलप करें, तो ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स उत्पन्न की जा सकती हैं जो ज्यादा ठंडे को भी बर्दाश्त कर सकती हैं, सूखे को भी बर्दाश्त कर सकती हैं, ज्यादा लवण वाली जगह है वहां पर भी उग सकती हैं, और ज्यादा ताप वाली जगहों को भी बर्दाश्त करने की उनके अंदर क्षमता होती है। मतलब यह है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के अंदर यह खास बात होती है कि अगर उन्हें तैयार इस तरह से किया जाए, तो किसी भी एडवर्स कंडीशन में, किसी भी
किसी भी असामान्य कंडीशन में उनको उगाया जा सकता है, जिससे कि कहीं पर अगर सूखा पड़ रहा है, पानी नहीं डेवलप, ज्यादा पानी वहां पे नहीं मिल पाता, तो वहां पर भी आप पानी वाली फसलें उगा सकते हैं। ठीक है, जहां कहीं पर पता लगा कि ज्यादा तापमान होता है, वहां पे कम तापमान वाली फसलें भी उगा सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है वो वैरायटी बहुत हो जाएगी और हर देश में हर कोने में हर तरीके की फसल को उगाया जा सकेगा। तो यह काम कैसे होगा? जेनेटिक मॉडिफिकेशन की वजह से होगा, आनुवांशिक रूपांतरण की वजह से होगा, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होगा। दूसरा, रासायनिक पीड़कनाशों पर कम निर्भरता करना। इससे फायदा क्या होगा कि हमें जो रासायनिक पेस्टिसाइड्स को डालना पड़ रहा है खेतों के अंदर, रासायनिक जो है वो कीटनाशकों को डालना पड़ रहा है, तो इसका उपयोग कम हो सकेगा, क्योंकि इसमें ऐसी भी फसलें उगाई जा सकेंगी जो कीटों को अपने आप मार देंगी। यानी कीड़े अगर फसलों को खाएंगे तो उन फसलों को खाने से कीड़े अपने आप मर जाएंगे और फाइनली जो है हमें रासायनिक कीटनाशकों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रासायनिक कीटनाशक हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। कटाई पश्चात होने वाले नुकसानों को कम करने में सहायक होंगी। तो कटाई पश्चात मान लीजिए आपने कोई भी फसल उगाई और उस फसल को उगाकर स्टोरेज कर दिया। अगर स्टोरेज कर दिया तो वो खराब हो जाएंगी कुछ दिनों के बाद, उनका सही से स्टोरेज नहीं किया गया। जैसे टमाटर है, अब टमाटर को आपने उगाया और टमाटर की आप खास बात ये जानते हैं कि मुश्किल से 2 या 3 दिन वो रह पाता है, उसके बाद वो सड़ जाता है। तो हम ऐसी फसलें जेनेटिक मॉडिफिकेशन से तैयार कर सकते हैं जिसमें हम अगर किसी भी टमाटर को रख दें, ठीक है, तो वो कम से कम 20-25 दिन आराम से रह सकता है, मतलब खराब नहीं होगा। तो इससे जो उगने के बाद फसलें खराब हो जाती हैं वो नहीं होंगी। ठीक है, ये बात बताई गई। इसके अलावा पौधों द्वारा खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि। ठीक है, खनिज उपयोग क्षमता में वृद्धि मतलब कि सीधी सी बात है कि जो मृदा की उर्वरता होती है उसका जो है वो बेहतर तरीके से यूज कर पाएंगी ये फसलें, मतलब सही तरीके से यूज कर पाएंगी। ऐसा नहीं है एक्सेसिव यूज कर लिया तो पता लगा कि मिट्टी की जो उर्वरता थी, मिट्टी की जो कह सकते हैं कि क्वालिटी थी, वही खराब हो गई। ऐसा नहीं होगा। इनसे ऐसी फसलें उगाई जा सकती हैं जिससे कि मृदा की उर्वरता भी बनी रहे और साथ ही साथ जो है वो फसल का उत्पादन भी बढ़िया हो जाए। ठीक है, और ऐसी फसलें भी उगाई जा सकती हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, विशेष पोषक अणुओं को, पोषक जो है पदार्थों को हम डाल सकते हैं, उनको डालकर उन पौधों को बना सकते हैं। जैसे हमने एक चावल बनाया, ठीक है, चावल वैसे तो आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देता है, लेकिन हमने चावल की फसल के अंदर जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके विटामिन ए के गुणों को या विटामिन ए के अणुओं को भी उत्पन्न कर दिया। अब ऐसी कंडीशन में ये जो चावल था और जब इसके अंदर विटामिन ए के जीन डाल दिए गए, ठीक है, तो विटामिन ए के साथ मिलकर एक ऐसा चावल तैयार हुआ जिसमें अब आप चावल खाएंगे तो चावल का कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा और साथ ही साथ विटामिन ए भी मिलेगा। यानी चावल के पौधे के अंदर आनुवांशिक रूप से रूपांतरित करके विटामिन ए के जीनों को डाल दिया गया, जिससे कि चावल से कार्बोहाइड्रेट भी मिला और विटामिन ए भी उसको मिला। तो इस तरीके से एक विशेष रूप का चावल तैयार हुआ जिसे गोल्डन राइस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग सुनहरे चावल की तरह से जाना जाता है। तो ये भी आनुवांशिक रूप से रूपांतरित फसलें थी। यहां पर जैसे टमाटर वाली मैं बात बता रहा था कि बहुत जल्दी सड़ जाता है, बहुत जल्दी वो खराब हो जाता है, तो उसके लिए एक आपको एग्जांपल मैं कोट कर दे रहा हूं, यहां पर नहीं कोट है, ठीक है, यहां पर तो यहां पर एक विशेष प्रकार का टमाटर तैयार किया गया जिसका नाम था फ्लेवर सेवर। यह विशेष रूप से टमाटर था, अमेरिका में तैयार किया गया, जो 15 से 20 दिन तक आराम से आप अपने घर पे रख के उसको खा सकते थे। ठीक है, फ्लेवर सेवर। ठीक है, इसी के तरीके से जैसे रासायनिक पीड़कनाशकों पर कम निर्भरता वाली फसलों बनाई गई, जैसे बीटी कॉटन था, बीटी कॉटन इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल था। बीटी ब्रिंजल की बात की गई, बीटी ब्रिंजल बहुत अच्छा इसका एग्जांपल था। तो इसमें तो मतलब ये है कि कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि ये सारे फायदे हैं अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को डेवलप करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अगर हम उत्पन्न करें तो ये फायदे मिल सकते हैं। ठीक है, मिल सकते हैं। तो अब मिल भी रहे हैं, सीधी सी बात है, मिल भी रहे हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। अब बात यहां पर होती है कि कृषि में, ठीक है, कृषि में जो इसका उपयोग किया गया, तो कृषि में उपयोग जो सबसे ज्यादा भारत में उपयोग किया गया वो इस तरीके से था कि साहब इस तरह से उपयोग किया गया कि भारत में एक विशेष प्रकार का कॉटन तैयार किया गया जिसे बीटी कॉटन के नाम से जाना गया, बीटी कपास के नाम से जाना गया। अब देखिए साहब, होता क्या है कि
जो कपास का पौधा होता है, देखिए इसको सिंपल भाषा में आपको समझा देता हूं। अब कपास का पौधा है, ये कपास के पौधे पर एक विशेष प्रकार का कीड़े होते हैं, बहुत विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं, कीट होते हैं, जो हम जैसे कपास का पौधा जो है वो उत्पन्न होता है, बड़ा होता है, वैसे कुछ विशेष प्रकार के कीड़े होते हैं, इस पर हमला कर देते हैं। तो जब ये हमला कर देते हैं, इसकी पत्तियों को खा जाते हैं, इसके पौधे के अन्य भागों को खा जाते हैं और ये पौधा खराब हो जाता है। तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम बैसिलस thuringiensis है। क्या नाम है उसका? बैसिलस thuringiensis, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बीटी कहते हैं। तो एक बीटी बैक्टीरिया का पता किया गया जिसका नाम था बैसिलस thuringiensis, और उसके बारे में यह पता चला कि बैसिलस thuringiensis के अंदर एक कुछ विशेष प्रकार के जीन पाए जाते हैं, जैसे कि cry1ac जीन पाया जाता है। ठीक है, अब और भी जीन पाए जाते हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूं। cry1ac जीन पाया जाता है। तो जब इस cry1ac जीन के बारे में पता चला, तो ये cry1ac जीन जो आपके बीटी बैक्टीरिया में पाया जाता है, बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसकी विशेष बात क्या थी इस जीन की, कि ये एक ऐसा प्रोटीन बना रहा था। यानी हर जीन का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। तो ये जो cry1ac जीन है, ये एक ऐसे प्रोटीन का निर्माण कर रहा था, जो प्रोटीन क्या है? एक जैव विष था। ठीक है, एक क्या था? एक जैव विष, यानी बायोटॉक्सिन था। और ये जो जैव विष था, जो ये प्रोटीन क्या था? एक जैव विष था। इसको कौन उत्पादित कर रहा था? cry1ac जीन उत्पादित कर रहा था। cry1ac जीन कहां पाया जाता था? बीटी बैक्टीरिया, बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया में पाया जा रहा था। तो जब वैज्ञानिकों को पता चला कि ये जो जैव विष है, ये इतना कारगर है कि ये इन कीड़ों को मार सकता है, इन कीड़ों को मार सकता है, जो कि आपके कपास के पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं। तो जब वैज्ञानिकों को यह बात पता चली, तो उन्होंने सोचा कि तो मजा ही आ गया। तो उन्होंने क्या किया? कपास के पौधों की कोशिकाएं लेकर, ठीक है, और इनके अंदर cry1ac जीन, ठीक है, cry1ac जीन को, ठीक है, इनके न्यूक्लियस के अंदर, इनके केंद्रक के अंदर ट्रांसफर कर दिया। यानी कि बीटी से, बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया से, बैसिलस thuringiensis नाम के बैक्टीरिया से cry1ac जीन को लिया गया, और ये जो cry1ac जीन था, उसको लेकर हमने कपास की कोशिका के अंदर, उसके गुणसूत्रों में, उसके जीन में इस cry1ac जीन को ऐड कर दिया। तो अब इससे जो ये कोशिका बनी, इस कोशिका के अंदर कपास के गुणधर्म तो थे ही, कपास के जीन तो थे ही, साथ ही साथ cry1ac जीन भी मौजूद था, जो कि बीटी बैक्टीरिया का था। अब इससे जो पौधे बने, ठीक है, इससे जो पौधे बने, वो कपास उगाते थे। ठीक है, कपास उगाते थे, तो इससे कपास भी उगता था, ठीक है, इससे कपास भी निकलता था, और साथ ही साथ क्योंकि इसके अंदर बीटी के जीन मौजूद थे, बैसिलस thuringiensis cry1ac जीन मौजूद थे, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि कपास का ये जो ये कोशिका बनी, ये जो सेल बनी, इससे जो नया पौधा प्राप्त हुआ, इससे कपास भी उगा, और साथ ही साथ इससे cry1ac जीन क्योंकि इसके अंदर मौजूद था, तो इस cry1ac जीन की वजह से जैव विष भी इसके अंदर से निकल रहा था, इस पौधे के अंदर से। अब कीड़े मकोड़े जब इसकी पौधे पत्तियों, कीड़े मकोड़े आते थे और जब इसकी पौधे या पत्तियों को खाते थे, इस जैव विष के संपर्क में आ जाते थे, क्योंकि ये जैव विष निकालता था, बायोटॉक्सिन निकालता था, इसके संपर्क में आते थे और खाकर वो मर जाते थे। ठीक है, खाकर क्या हो जाते थे? मर जाते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये ये कीड़े मकोड़े थे, इस पर आना ही बंद हो गए, और फाइनली क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो हमारा कपास का पौधा था, उस पर कीड़े मकोड़ों का हमला बंद हो गया, और कपास की खेती जो है वो उसका उत्पादन बढ़ गया। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने कौन सा पौधा बनाया? बीटी कॉटन बनाया। बीटी कॉटन भारत में यूज होने वाला, बीटी जो कपास है, भारत में उपयोग में लाया जाने या भारत में उत्पादित किया जाने वाला पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बना, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है वो फसल बनी। आ रही बात समझ में? और इससे बहुत उत्पादन बेहतर हो गया। फिर बाद में इसके उत्पादन, फिर जब सोचा गया भैया ये बड़ा सफल रहा, तो हम लोगों ने बीटी बैगन लेकर आए, बीटी इसी तरीके से उन कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए। लेकिन फिर लोगों ने बड़ा विरोध किया इसका, कि नहीं साहब, हो सकता है इसका साइड इफेक्ट हो जाए, चलो कॉटन तो हम नहीं खाते हैं, लेकिन कम से कम बैगन तो खाएंगे, कहीं ये जो टॉक्सिन निकल रहा है ये कहीं हमारे शरीर में ना पहुंच कर और एक्यूमुलेट हो जाए, इकट्ठा हो जाए, और मनुष्य के लिए विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न करे। तो फिर फाइनली क्या हुआ, बीटी बैगन लाया तो गया, लेकिन इस पर बैन कर दिया गया। वक्त
9-10 में इस पर बैन कर दिया गया। उसके बाद जो है फिर और भी इसी तरीके की फसलें उगाई जाने लगी। तो होप कि आपको ये बात समझ में आई बच्चों कि आखिर ये बीटी कॉटन कैसे तैयार किया गया, कैसे ये बीटी कॉटन जो है वो बनाया गया, जो भारत में काफी ज्यादा मात्रा में और काफी सफल रहा। तो यही चीजें यहां पर इन्होंने बताई है, मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, बाकी इन लोगों ने उसी चीज को बताया है। तो बीटी एक प्रकार का जीव विष है जो एक जीवाणु जिसे बैसिलस thuringiensis संक्षेप में बीटी कहते हैं से निर्मित होता है। बता चुका आपको, बीटी कपास, बीटी मक्का, धान, टमाटर, आलू व सोयाबीन आदि जो है वो बीटी बैसिलस thuringiensis नाम के जीन से तैयार किए जा रहे थे। लेकिन भारत में सिर्फ अलाउ कौन सा था? बीटी कपास, और सब जो है वो अलाउ नहीं होते थे। बीटी कपास बैसिलस thuringiensis की कुछ नस्लें ऐसी प्रोटीन का निर्माण करती हैं जो विशिष्ट कीटों जैसे लिथिडोप्टेशन, ठीक है, और साथ ही साथ कोलियोप्टेरॉन व डिप्टेरॉन मक्खी मच्छर को मारने में सहायक होती हैं। ठीक है, विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है ये बैसिलस thuringiensis। तो सब आपको ये बातें मैंने बता दी, इसमें वही सारी चीजें लिखी हुई हैं। ठीक है, ये सारी चीजें, कौन से जीन्स मौजूद थे जिनकी वजह से ये प्रोटीन बन रहा था? जो तो उसमें क्राई 1 AC जीन था जो मैंने आपको बताया, और एक जीन और भी था, उसको भी याद रखिएगा, क्राई 2 AB जीन। तो क्राई 2 AB जीन, ये दोनों जो है जीन मिलकर इस पर्टिकुलर टाइप के प्रोटीन का निर्माण कर रहे थे, जो प्रोटीन जो है एक तरीके का जैव विष था बीटी, और उस जैव विष की वजह से जो है वो कीड़े जो है वो मारे जाते थे, और जिसकी वजह से हमारी खेती जो है खराब नहीं होने पाती थी, जिसकी वजह से उत्पादन बढ़ जाता था। तो बात समझ में आ रही है? तो ये सारी की सारी चीजें बच्चों तैयार की गई, बनाया गया, किसकी मदद से बनाया गया? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया। इसके अलावा कुछ पीड़क प्रतिरोधी पौधों को भी डेवलप किया गया। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी होती है, जैसे कि ये मैंने आपको बताया, जो टेक्नोलॉजी बताया उसमें आरएनए अंतरक्षेप टेक्नोलॉजी या एंटीसेंस टेक्नोलॉजी, आरएनए एंटीसेंस टेक्नोलॉजी है। ये भी बायोटेक्नोलॉजी की एक तरीका होता है जिसमें जो डीएनए से जो आरएनए बनता है, ठीक है, डीएनए से जो आरएनए बनता है जो कि प्रोटीन बनवाने में हेल्प करता है। तो डीएनए क्या करता है? डीएनए असल में जो जीन होता है वो डीएनए का ही तो भाग होता है। तो ये जो जीन होता है यही आरएनए की मदद से क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। ठीक है, प्रोटीन बनाता है। तो ये जो आरएनएज होते हैं, ठीक है, रिबोन्यूक्लिक एसिड होता है, इसी में फेरबदल कर दिया जाता है, इसी में बदलाव कर दिया जाता है, जिससे कि वो प्रोटीन जो कि बनना होता है वो नहीं बनता जैसा हम बनवाना चाहते हैं, या जिस आरएनए को हम शांत कर देना चाहते हैं कि वो प्रोटीन ना बनाए, वो प्रोटीन नहीं बनाता, या जिस तरीके का प्रोटीन हम बनवाना चाहते हैं उस तरीके का प्रोटीन बनता है। किसमें हम ऐसा कैसे कर पाते हैं? आरएनए में छेड़छाड़ करते हैं, आरएनए को हम इसमें फेरबदल करते हैं, आरएनए को हम क्या कर देते हैं कि प्रोटीन बनाने से रोकते हैं, या इनमें इस आरएनए में फेरबदल कर देते हैं, जिससे कि वो प्रोटीन नहीं बनता, या वो प्रोटीन बनता है जो कि हम चाहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जो नेचुरल प्रोटीन बनना चाहिए, अगर आरएनए में हम हस्तक्षेप कर दें, ठीक है, तो वो प्रोटीन नेचुरल जो प्रोटीन बनना होता है वो नहीं बनेगा, बल्कि जो हम चाहेंगे वो बनेगा, या वो प्रोटीन नहीं बनेगा जो हम चाहते हैं कि ना बने। तो ये आरएनए, इसी को बोला जाता है शॉर्ट में आरएनए अंतरक्षेप। तो इस तरीके से आरएनए में चेंजेस करके हम लोगों ने ऐसे पौधों को डेवलप किया जो पीड़क प्रतिरोधी होता है। ठीक है, पीड़क प्रतिरोधी पौधा होता है जिसमें विभिन्न सूत्रकृमि, मानव सहित जंतुओं व कई किस्म के पौधों पर परजीवी होते हैं। सूत्रकृमि मिल्वा डेगायन इनको गनीशिया तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित कर उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जो हैं वो आपके पौधों पर आना या बहुत सारे बंद कर देते हैं, बहुत सारे जो है वो बंद कर देते हैं, या फिर कुछ ऐसा भी हो जाता है कि उन कीड़े मकोड़े जब उनके संपर्क में आते हैं उस कुछ जो केमिकल रिलीज होता है या सारी चीजें, तो वो सारे के सारे मारे जाते हैं। तो ये जो है इस प्रकार के जो है पीड़क प्रतिरोधी, ठीक है, पौधों को जो है वो डेवलप किया गया। ठीक है, तो पीड़क प्रतिरोधी पौधों को डेवलप किया गया। तो यहीं पर आपको बताया गया कि सेंस प्रति अर्थ आरएनए का निर्माण करता है। ये दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होते हैं जो दृश्यवती आरएनए का निर्माण करते हैं, जिसमें आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है, और इसी कारण से सूत्रकृमि के विशिष्ट दूर आरएनए निष्क्रिय हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप परजीवी परपोषी में विशिष्ट अंतरक्षेपी आरएनए की उपस्थिति में से परजीवी जीवित नहीं रह पाता। इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से
करते हैं। तो मतलब ये है कि इस तरीके से जो हमने ये टेक्नोलॉजी अपनाई, जिस टेक्नोलॉजी को मैंने आपको बताया कि आरएनए में बदलाव किया जाता है, तो आरएनए में बदलाव करके या आरएनए को जो है वो उसको प्रोटीन ना बनाए देने की उस पे, मतलब आरएनए में क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, और आरएनए में जो इंटरफेरेंस करके कुछ ऐसे पौधों को तैयार किया गया जो कि परजीवी, जो कि पौधों पर जो परजीवी रहते हैं उनको उगने से रोक देता है या उनको डेवलप होने से रोक देता है, जिससे कि परजीवी मारा जाता है और पौधे को परजीवी से बचाव मिल जाता है। ठीक है, तो यह काम किया गया। तो इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, इसी को हम लोगों ने नाम दिया पीड़क प्रतिरोधी पौधा के नाम से इसे जाना। ठीक है, तो ये चीज बताई गई। तो इस प्रकार परजीवी पौधे अपनी सुरक्षा परजीवी से करते हैं। तो यह भी एक तरीका था। दूसरा जो है, अब ये तो हम लोगों ने एग्रीकल्चर में यूज किया। तो एग्रीकल्चर में हम लोगों ने टिश्यू कल्चर शुरुआती दौर में किया, फिर बाद में हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपने बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल वगैरह तैयार किया, फिर कैसे आरएनए में प्रोग्राम को चेंज करके आरएनए जो है वो में मैनिपुलेशन करके हम लोगों ने जो है वो परजीवियों से अपने पौधों को बचाया, ये चीज देखा। फिर उसके बाद जो है अब ये चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग बताया गया है। तो चिकित्सा में बहुत सारे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था ग्रोथ हार्मोन, याद होगा, जाके देखिएगा जिन लोगों ने देखा होगा, तुम्हें मैंने डिटेल में बताया था कि आपको बताया था कि हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके, यानी कि डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद लेकर डीएनए जो है वो पुनर्संयोजी प्रक्रिया का उपयोग करके, ठीक है, हमने क्या किया था कि पिछली बार ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस किया था, ग्रोथ हार्मोन को उत्पन्न किया था। और मैंने बताया था आपको कि इसी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज करके आप जो है वो चाहे तो इंसुलिन हार्मोन को भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मतलब यह है कि वही, अब उसको मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, उस चैप्टर को जाकर देखिए अच्छे से, ठीक है, कैसे कैसे उसमें बनाया गया था। तो डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद का उपयोग करके हमने पिछले चैप्टर में ग्रोथ हार्मोन का उत्पादन कैसे होता है, कैसे आज के जमाने में किया जा रहा है, उसी तरीके से इंसुलिन हार्मोन का भी उत्पादन, जो मरीजों को आज इंसुलिन मिल पा रही है, जो डायबिटीज के शिकार है, तो उन डायबिटीज के शिकार मरीजों को इंसुलिन जो प्रोवाइड की जा रही है वो भी डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से तैयार की जा रही है, जैसा कि हम लोगों ने पहले के चैप्टर में देखा था। तो मतलब यह है कि चिकित्सा के क्षेत्र में जो बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो इंसुलिन जैसे हार्मोन्स को, या इस तरीके के बहुत सारे हार्मोन्स या बहुत सारे एंजाइमों के उत्पादन में किया जा रहा है, जिसमें आप बल्क मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में हार्मोनों का उत्पादन करके, ठीक है, उनको उसका उपयोग जो है लोगों की जान बचाने में कर रहे हैं। तो एक ये चीज है। पहले क्या था कि मैंने आपको पहले बताया था, पहले ये जो इंसुलिन थी वो जानवरों से प्राप्त की जाती थी, और वो जानवरों से प्राप्त करने से दिक्कत क्या होती थी, जो रोगी होते थे जब जानवरों से प्राप्त इंसुलिन का उपयोग करते थे तो रोगियों में एलर्जी हो जाती थी, ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो इंटरनल, जो कह सकते हैं कि इम्यून सिस्टम है, वो उसे बर्दाश्त नहीं करता था। वो कहता था भैया ये हमारी चीज नहीं है, तुम जानवर की चीज मेरे बॉडी में क्यों डाल रहे हो। तो वो उसे बर्दाश्त नहीं करती थी, उसके खिलाफ एलर्जी डेवलप कर लेती थी, और इसकी वजह से क्या होता था कि जो हम लोग इंसुलिन यूज करते थे वो बहुत ही हमारे लिए कारगर नहीं साबित होती थी। लेकिन क्योंकि हम लोगों ने डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन जीन का उपयोग करके ऐसे इंसुलिन को प्रोड्यूस किया है जो कि ह्यूमन इंसुलिन की तरह से बिहेव करती है, या ह्यूमन इंसुलिन ही होती है, तो इससे क्या हुआ कि एलर्जी वाली या रिजेक्शन, हमारी बॉडी उस इंसुलिन को रिजेक्ट नहीं करती है, और फाइनली उसकी वजह से हम बहुत आसानी से वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी बॉडी के लिए कारगर साबित होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें बताई गई। तो इसके अलावा, ठीक है, ये सारी चीजें तैयार की गई। अब यहां पर और कहां पर यूज किया जा रहा है भैया, और कहां पे यूज किया जा रहा है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग उसमें मेडिसिन के अंदर। तो भैया आपको पता है, मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जो आनुवांशिक रोग होते हैं, दुनिया में जो आनुवांशिक रोग होते हैं, ये सारे के सारे जो आनुवांशिक रोग होते हैं वो हमारे शरीर के अंदर मौजूद, हमारे शरीर की कोशिकाओं में मौजूद ये जो गुणसूत्र होते हैं, और गुणसूत्र में पाए जाने वाले जो जीन होते हैं उनमें डिफेक्ट की वजह से होते हैं, उनमें खराबी की वजह से होते हैं। ये बात आपको पता है। तो दुनिया के जितने भी आनुवांशिक रोग हैं वो जीन की खराबी की वजह से होते हैं। यानी कि आप चाहे हीमोफीलिया की बात कर लें, जिसमें शरीर में ब्लड नहीं, अगर कट जाए तो ब्लड जमता नहीं है, चाहे आप जो है वो कलर ब्लाइंडनेस की बात करें,
ठीक है, यानी कि आपको रंग बिरंगा संसार नहीं दिखाई पड़ता है इन मरीजों को जिनको कलर ब्लाइंडनेस हो जाती है। चाहे आप जो है पैटर्न बाल्डनेस की बात करें, चाहे आप जो है वो बहुत सारे जैसे कि सिकल सेल एनीमिया रोग की बात करें, ठीक है, तो ये सब जो है आनुवांशिक बीमारियां हैं, यानी कि उनके अगर जीन में खराबी की वजह से होती हैं। तो क्या हो रहा है कि आजकल जब वैज्ञानिकों को पता चल गया कि ये हमारे शरीर के अंदर लगभग, यानी हमारी शरीर की कोशिकाओं में लगभग 20,000 जीन पाए जाते हैं और हर जीन कहीं ना कहीं किसी न किसी लक्षण के लिए या किसी न किसी बीमारी के लिए जो है वो जिम्मेदार होता है। तो बहुत सारे ऐसे जीन हमारे शरीर में पाए जाते हैं जो बीमारियों के कारण बनते हैं। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया है, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके ये जो खराब जीन होते हैं, इन खराब जीनों को क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है। हमारे शरीर में बच्चा पैदा होने से पहले ही जब वो भ्रूणीय अवस्था में रहता है बच्चा, तो उसी वक्त क्या करते हैं, भ्रूण को लेते हैं, भ्रूण के अंदर उन कोशिकाओं के अंदर मौजूद वो जीन जो कि फ्यूचर में इस बच्चे को बीमार कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे कोई आनुवंशिक बीमारी है तो मेरे बच्चे में भी जाएगी। अब मेरे अंदर, मुझे पता है मेरे अंदर यह आनुवंशिक बीमारी है और वैज्ञानिकों को पता चल गया कि भैया ये जो आनुवंशिक बीमारी मेरे अंदर है वो किसी ना किसी जीन की वजह से है। तो जब मेरे बच्चे का जन्म हो, और मैं चाहता हूं मेरे बच्चे के अंदर ये बीमारी ना जाए, तो जब मेरे बच्चे का जन्म देने के लिए मैं जो है वो अपने स्पर्म और ओवम को डोनेट करके जो वो बनाए जाएंगे, एम्ब्रियो बनाया जाएगा, भ्रूण बनेगा। तो जब मेरे स्पर्म या ओवम से जो भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण के अंदर वैज्ञानिक क्या करेंगे, उस जीन को निकालकर बाहर कर देंगे जो कि बीमारी मेरे अंदर फैलाने का कारण था, और नया जीन, अच्छा जीन जो कि उस बीमारी के बीमार जीन नहीं होगा, अच्छा जीन होगा, स्वस्थ जीन होगा, वो किसी ना किसी मानव से प्राप्त कर लिया जाएगा और उस जीन को मेरे होने वाले बच्चे के भ्रूण में प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, उसे वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा और फिर उससे, उस भ्रूण से जो बच्चा जन्म लेगा उसमें वो पर्टिकुलर जीन, सारा जीन तो मेरा ही रहेगा, मेरा ही बच्चा रहेगा, सब कुछ मेरा रहेगा, लेकिन इसके बावजूद वो जीन नहीं रहेगा जो मेरे शरीर के अंदर आनुवंशिक बीमारी का कारण बना था, जिससे जो मेरा बच्चा फ्यूचर में पैदा होगा वो उस आनुवंशिक बीमारी से मुक्त होगा। ठीक है, इसी को क्या कहा जा रहा है, जीन चिकित्सा कहा जा रहा है, इसी को जीन थेरेपी कहा जा रहा है। तो होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि जीन चिकित्सा में क्या किया जाता है, जो खराब जीन होते हैं उनको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है, उनको निकाल दिया जाता है और उनकी जगह पर जो है अच्छे जीनों का प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, अच्छे जीन जो है वो प्रवेश कराए जाते हैं। तो इस तरीके से हम जीन चिकित्सा करते हैं। तो आनुवंशिकी से जुड़ी हुई जो भी बीमारियां होती हैं इसकी मदद से सही की जा सकती हैं। बहुत सारे आजकल कैंसर के ट्रीटमेंट में भी, जैसे आजकल बड़ी चर्चा में है CAR-T सेल थेरेपी, भारत में सक्सेसफुल हुई है। तो कैंसर के खिलाफ जो थेरेपी, जिसे CAR-T सेल थेरेपी कहा गया, वो भी जीन चिकित्सा का ही एक रूप है, तो उसका यूज आजकल किया जा रहा है। तो जीन चिकित्सा जो है वो मानव की, कह सकते हैं कि जीन से संबंधित बीमारियों को दूर करने के लिए, साथ ही साथ कैंसर और अब तो एड्स में भी इसका यूज किया जा रहा है, इन बीमारियों को दूर करने के लिए। ठीक है, तो इसमें ये जो चीजें बताई गई इसे जीन चिकित्सा बोलते हैं। अब ये जो जीन चिकित्सा है, सबसे पहली जो जीन चिकित्सा की गई थी वो 1990 में की गई थी, एक 4 वर्षीय लड़की में की गई थी, जिसे एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था, जिसकी कमी की वजह से एक खतरनाक बीमारी हो जाती है। ठीक है, खतरनाक बीमारी हो जाती है, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए, उसके शरीर के अंदर एडेनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए पहली बार जीन चिकित्सा 1990 में एक 4 वर्षीय लड़की के अंदर की गई थी। ठीक है, की गई थी, तो वही यहां पर इन्होंने कोट किया हुआ है। ठीक है, अब बात होती है कि आणविक निदान आजकल क्या कर रहे हैं कि बीमारियों का पता लगाने के लिए, निदान का मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी बीमारियों का पता लगाने के लिए भी हम लोग क्या कर रहे हैं, जेनेटिक यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद ले रहे हैं। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, बीमारियों का पता लगाने के लिए डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। इसके अलावा पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ किया जा रहा है
एंजाइम सहलग्न प्रतिरक्षा शोषक अमापन एलाइजा टेस्ट का यूज किया जा रहा है। तो यानी बीमारियों को अर्ली स्टेज में, बीमारियों का अर्ली, देखिए बीमारियों, हर बीमारी का इलाज हो सकता है लेकिन उसे अर्ली स्टेज में पता कर लिया जाए तो अक्सर जो हम लोगों के यहाँ पुराने टेस्ट थे, उन पुराने टेस्ट में होता क्या था कि बीमारियों का पहले नहीं पता हो पाता है, जब बीमारी खूब बढ़ जाती है तब पता होता है, ये समझता है, तब उसका इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन आज बायोटेक्नोलॉजी की मदद से अब ऐसे वक्त आ गया है कि बीमारियां शुरू होती ही हैं, थोड़े से सिम्टम आते हैं तभी पता लगा बीमारियों का, ठीक है, पता किया जा सकता है। और वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है? बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की वजह से। आणविक निदान का इंग्लिश होता है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की वजह से। और मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस यानी कि आणविक निदान का जो एग्जांपल है वो ये है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी की मदद से आणविक निदान किया जाता है, ठीक है। पीसीआर यानी पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया के थ्रू से, एलिजा टेस्ट की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि बीमारियों का बहुत अर्ली स्टेज में पता कर लेते हैं, जिससे कि उनका इलाज जो है वो आसान हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। तो आजकल इसमें इसका यूज किया जा रहा है। इसके अलावा आजकल ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जा रहे हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स का मतलब यह हो जाता है कि एक एनिमल के अंदर, एक एनिमल को मान लीजिए, एक एनिमल के अंदर, ठीक है, दूसरे एनिमल के जीनों का प्रवेश कराया जाता है, ठीक है। तो इनसे इस तरीके के, अगर एक एनिमल है उसके जीनों के साथ दूसरे एनिमल के जीनों का प्रवेश करा दिया जाता है और इससे जो एनिमल्स पैदा होते हैं, ठीक है, उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स के नाम से जाना जाता है। तो ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं इनका उपयोग आजकल बहुत किया जा रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक सुअर है, ठीक है, एक पिग है, उस पिग के अंदर, ठीक है, उस पिग के अंदर हमने क्या किया कि मानव का, ह्यूमन के जीनों का प्रवेश करा दिया। अब इस तरीके से ह्यूमन के उन जीनों का प्रवेश करा दिया जो कि मनुष्य के अंदर पाए जाते हैं, जिससे कि मनुष्य का हृदय बनाने लायक, मतलब मनुष्य का हृदय जो है, जो की बनावट है या मनुष्य का हृदय का जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो फिजियोलॉजी है वो निर्भर करती है जिन जीनों पर, ठीक है। उन जीनों का हमने इस सुअर के अंदर प्रवेश करा दिया। सुअर के हृदय से संबंधित वो जीन जो कि मनुष्य के अंदर नहीं पाए जाते हैं उनको हमने रिमूव कर दिया। इस तरीके से ये एक ऐसा सुअर तैयार किया गया जो मनुष्य के जीनों के मतलब इसका जो हृदय होगा, मनुष्य के जो ये सुअर तैयार होगा, इसके अंदर जो हृदय डेवलप होगा, जो इसका हृदय होगा वो मनुष्य के हृदय की तरह होगा और जो इसके अंदर गुणधर्म पाए जाएंगे सुअर वाले, वो हमने उनके जीन रिमूव कर दिए तो वो गुणधर्म खत्म हो गया। तो इस तरीके से एक सुअर के अंदर हम मानव हृदय को उत्पन्न कर रहे हैं और मानव हृदय को उत्पन्न करके, ठीक है, हृदय को उत्पन्न करके इसके हृदय को निकालकर, ठीक है, हृदय को निकालकर हम मानव में क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दे रहे हैं, ट्रांसप्लांट कर दे रहे हैं, जिससे एक मानव के जीवन को बचाया जा सकता है। तो इस तरीके के एनिमल जो कि दो जीवों के आपस में जीनों के मिश्रण से तैयार होते हैं, सामान्य भाषा में बात करें तो उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलते हैं। और आजकल क्या किया जा रहा है, इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स की मदद से मानव की जान बचाई जा रही है, मानव के अंगों का प्रत्यारोपण किया जा रहा है, यानी सुअर के हार्ट को इंसानों के में जो है वो ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। तो ऐसे एनिमल सोचिए कितने सहायक हो जाए। अभी ये एक्सपेरिमेंटल दौर पर है, ये मत सोचिए कि भैया मतलब जो है वो सुअर का हृदय जो है वो अब लगने लगा है, ऐसा नहीं है, अभी ये एक्सपेरिमेंटल दौर पर लेकिन किया जा रहा है। सुअर का हृदय निकालकर जो है वो इंसान के हृदय में रखा जा रहा है, लेकिन उसके पहले ऐसा नहीं कि सुअर सड़क पे टहल रहा है, उसको पकड़ के लाया, उसका हृदय निकाल के इंसान को ट्रांसप्लांट, ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो हो रहा है इस तरीके से हो रहा है कि हम पहले इसको ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, यानी कि इसको हम ऐसा बना रहे हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं। पहले इंसानों के जीनों को इसके अंदर प्रवेश कराते हैं, इसके जीनों को रिमूव करते हैं और इसके बाद जो इसके अंदर जो अंग तैयार होता है उसका प्रत्यारोपण करते हैं। तो आजकल ये सब काम किए जा रहे हैं। तो ऐसे जो जानवर होते हैं उनका जो काम चिकित्सा में, यानी मानव की चिकित्सा में किया जा रहा है, साथ ही साथ मनुष्य की जो शरीर है,
ठीक है, शरीर है वो कैसे काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसको समझने में, उसके अंदर विशेष जो एंजाइम्स निकलते हैं उसको उत्पादित करने में, इन सब में इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, किया जा रहा है रोगों का अध्ययन करने में। आजकल जो है वो मानव रोगों का अगर अध्ययन करना है आपको कि ये बीमारी जो डेवलप हो रही है मनुष्य में क्यों डेवलप हो रही है, कैसे डेवलप हो रही है, कौन से ऐसे कारक हैं जो बीमारियों का कारण बन रहे हैं मनुष्य को, तो उसका अध्ययन करने के लिए हम बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेनिक जीवों को उत्पन्न करते हैं। ऐसे चूहे होते हैं, ऐसे बंदर होते हैं, ऐसे सुअर होते हैं जिनको हम डेवलप करते हैं और फिर उन पर परीक्षण करके हम ये चेक करते हैं कि आखिर बीमारियां मनुष्य के अंदर ये क्यों हो रही हैं और इनका निदान या इनका इलाज कैसे किया जाता है। तो रोगों का अध्ययन करने में इसका उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसका उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा कहां पे इसका उपयोग हो रहा है, जैविक उत्पादों को उत्पादित करने में। तो जैविक उत्पादों को उत्पादित करने में तो मैंने आपको बता ही दिया कि आजकल जो है बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग ऐसे जानवरों को उत्पादित कर रहे हैं, ऐसे जानवरों को बना रहे हैं जिसके अंदर से हम मानव उपयोगी केमिकल्स को, मानव उपयोगी रसायनों को उत्पन्न कर रहे हैं और उन रसायनों को इकट्ठा करके फिर हम उसको एज अ दवा या एज अ न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ की तरह से यूज कर रहे हैं। जैसे इसमें इन्होंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि 1977 में सर्वप्रथम परजीवी गाय रोजी मानव प्रोटीन संपन्न दुग्ध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया गया। इस दूध में मानव अल्फा लेक्ट एल्बुमिन मिलता है जो मानव शिशु हेतु अत्यधिक संतुलित पोषक तत्व है जो साधारण गाय के दूध में नहीं मिलता। तो हमने ऐसा ट्रांसजेनिक एनिमल तैयार किया जिसके अंदर जो है वो क्या मौजूद था, एक ऐसा प्रोटीन मौजूद था जो कि मनुष्य में मिलता है, गाय में नहीं मिलता। तो हमने क्या किया, इसके अंदर मनुष्य के उन जीनों को प्रवेश कराकर और ऐसी गाय तैयार की जो कि मनुष्य के लिए जरूरी जो प्रोटीन होता है उसका उत्पादन कर रही थी। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग आजकल जेनेटिक मॉडिफाई से जीन मतलब आनुवांशिक रूप से रूपांतरित टीकों का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं। डीएनए वैक्सीन आ रही है, आरएनए वैक्सीन आ रही है। ठीक है, आरएनए वैक्सीन, तो ये जो वैक्सीन्स बन रही हैं ये भी क्या है, बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बन पा रही है, जैव प्रौद्योगिकी की वजह से ही बन जा पा रही है। इसके अलावा बहुत सारी परजीवी जंतुओं में हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। ठीक है, रासायनिक सुरक्षा परीक्षण, मतलब कि कौन से केमिकल जो है हमारे मतलब जानवरों के लिए या इंसानों के लिए हार्मफुल हैं, कौन से नहीं है, तो इनका परीक्षण करने के लिए हम ऐसे जीवों का उपयोग कर रहे हैं जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं, उनका उपयोग कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अब बात आ जाती है कि लास्ट में इन्होंने नैतिक मुद्दे दिए हैं कि भाई बायोटेक्नोलॉजी से फायदा तो बहुत है, तो फायदा आपको पता भी चला हमने क्या क्या कर डाला। ठीक है, लेकिन इसके बड़े नैतिक मुद्दे भी हैं। नैतिक मुद्दे में भाई हो सकता है इसका मिसयूज हो पाए, ये सारे के सारे जो बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रोडक्ट हैं इनका मिसयूज हो सके, हो सकता है कि इनका जो है वो इनका जो है सही से इनका उपयोग ना किया जा सके, इनसे कुछ ऐसे जानवर बनाए जा सके जो मानव के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकते हैं। कुछ भी गलत हो सकता है ना, हर टेक्नोलॉजी का एक पॉजिटिव रूप होता है और एक निगेटिव रूप होता है। तो पॉजिटिव रूप तो हमने बहुत बता दिया, ठीक है, सारी चीजें समझा दी, लेकिन निगेटिव रूप भी हो सकता है ना। तो भैया किसी भी तो बायोटेक्नोलॉजी का निगेटिव यूज ना हो, उसका नकारात्मक उपयोग ना हो, ठीक है, उसको रोकने के लिए बहुत सारे देशों में बहुत सारे प्रोटोकॉल डेवलप किए गए। बहुत सारे देशों ने मिलकर एक प्रोटोकॉल डेवलप किया जिसका नाम था कार्टाजेना प्रोटोकॉल। क्या नाम था? कार्टाजेना प्रोटोकॉल। उसमें यह कहा गया कि भैया दुनिया के सारे देश जैव प्रौद्योगिकी में एक्सपेरिमेंट करें, बायोटेक्नोलॉजी में एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन अगर कोई भी ऐसी चीज बनती है जो कि हमारे पर्यावरण के लिए या इंसान के लिए अगर हानिकारक होती है तो उस पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगा दिया जाए और उसका उत्पादन रोक दिया जाए। तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल में ये बात भैया ये कर दी गई कि भैया हमें ऐसे चीजें नहीं बनानी है जो मानवता के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक हो। भारत में जो बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो रहा है, चाहे वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स पैदा की जा रही हो, चाहे वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पैदा किए जा रहे हो, चाहे वो वैक्सीन बनाई जा रही हो, कोई भी चीज अगर उत्पन्न की जा रही है तो उस पर नजर रखने के लिए भारत सरकार के पास जो सबसे सर्वोच्च संस्था है जो इन पर नजर रखती है और इनको रेगुलेट करती है, वो है जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। याद रखिएगा, आनुवांशिक अभियांत्रिकी संस्तुति समिति है जो इसके जो भी
जुड़े हुए मामले होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए मामले होते हैं, उनका मिसयूज ना हो सके उन पर देखरेख करती है और उन पर प्रतिबंध लगाने का काम करती है। इसके अलावा जो है वो आजकल जो है वो बहुत सारा इस पर काम चल रहा है कि पेटेंट की व्यवस्था की गई है कि भैया बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ कोई भी चीज अगर हम बना रहे हैं तो होता क्या है कि जो हमारे जो डेवलप्ड नेशन है, जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं, वो नजर रखते हैं हमने कोई नई चीज बनाई उसकी चोरी करके और वो उसका पेटेंट करवा लेते हैं और पता लगा कि उन सारा मेहनत हमारी हो गई और सारा क्रेडिट वो लोग ले गए। तो इसके लिए अंतरराष्ट्रीय रूप से और राष्ट्रीय रूप से पेटेंट की व्यवस्था की जा रही है कि कोई भी चीज जब अगर बनाई जाए तो उसका पेटेंट करवाना जरूरी हो गया है। ठीक है, इस तरीके से पेटेंट की बात हो रही है। इसी प्रकार से बहुत सारे राष्ट्र जो है, मल्टीनेशनल कंपनियां जो है, वो दूसरे संगठनों द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों से बिना व्यवस्थित अनुमोदन, मतलब बिना अप्रूवल लिए क्या करती हैं, उनके संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं। ठीक है, जैविक संसाधनों का दुरुपयोग करती हैं या उनकी उत्पन्न की हुई चीज को क्या करती हैं, कॉपी कर लेती हैं। ठीक है, कर लेती हैं और फिर उसके बाद उसको जो है बाजार में बेचती हैं और जिस देश का वो प्रोडक्ट होता है उसका उससे उससे उस देश को या उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंच पाता। तो इसे कहा जाता है बायो पायरेसी, इसे कहा जाता है बायो पायरेसी, जिसमें कंपनी या कोई देश, ठीक है, डेवलपिंग नेशन या गरीब नेशंस के जो जैव संसाधन होता है उनका मिसयूज करता है। ठीक है, मिसयूज करता है तो उसे मिसयूज करता है और उसे बिना बताए यूज करता है, उसको उसका फायदा नहीं देता, तो इसे जैव बायोपायरेसी के नाम से जाना जाता है। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो इसमें लिखी हुई हैं। तो होप कि आप लोगों ने इस पूरे चैप्टर को बहुत ही, देखिए, बहुत ही कम समय में पूरी की पूरी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी। होप कि आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से समझा होगा, जाना होगा, मजा आया होगा आपको इस क्लास में। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको बहुत डिटेल में डिस्कस कर दिया, अच्छे से डिस्कस कर दिया। अब जो है से आप अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।